Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं साइंस का पेपर। और ये पेपर कब का है ये हमारा? तो ये पेपर है हमारा 2023 का। 24 का हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें जिसके जितने भी आंसर्स थे हम वो सब पूरे डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पूरा क्वेश्चन हमने फुल डिटेल सॉल्व कर लिया है। उसी तरीके से हम इसको भी आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। मैम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपको जितने बताऊं ना उतने कम हैं। हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, हमारे साथ साथ में पीवाईक्यूज भी सॉल्व होते हैं, हमें आइडिया मिलता है कि पेपर कैसा आएगा, राइट। सेकंड, हमको पता चलता है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमको उस पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर ऐसा है कि अगर हमने पढ़ रखा है नॉर्मल तो भी हम उसको सॉल्व करके आ जाएंगे, है ना। तो ये पूरा हमको एक माइंड मैप बन जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत 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 जरूरी है। तो वो उसमें मैं आपकी मदद करने वाली हूँ, ठीक है। तो समय को आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले पेपर को सॉल्व करने से पहले हमारे पेपर जो हमको मिलेगा ना उसमें आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे जो आपको पढ़ना भी है और उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। इनको हमको फॉलो भी करना है। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 39 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल बच्चों 39 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और सभी आपके कंपलसरी हैं। This question paper is divided into 5 section A, B, C, D and E. इस क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D and E, ठीक है। सेक्शन A क्वेश्चंस नंबर 1 to 20 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज अ 1 मार्क्स। 1 to 20 तक जो क्वेश्चंस है बेटा जी वो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, राइट। सेक्शन B questions 21 to 26 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks. Answer to these questions should be in the range of 30 to 50 words. क्या कह रहे हैं, सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो 21 से 26 तक का आपका सेक्शन बी है। इसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है और इसमें जो हमको आंसर लिखना है वो 30 से 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है, राइट। उसके बाद आगे आ जाते हैं सेक्शन सी क्वेश्चंस नंबर 27 to 33 are short type question. Each question carries a 3 marks. Answer to these questions should in the range of 50 to 80 words. इसमें क्या है, जो सेक्शन 3 है वो 27 से 33 तक है। इसमें क्या है, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और हमको इसमें जो आंसर देना है वो 50 से 80 वर्ड्स के बीच में देना है। उसके बाद सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 34 to 36 आर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। 34 से 36 तक बच्चों आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 5 नंबर का एक है और इसमें जो आपको आंसर देना है 80 से 120 वर्ड्स के बीच में देना है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 37 to 39। ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ओवरऑल आपकी कोई चॉइस नहीं है। However, an internal choice has been provided in some section. लेकिन कुछ सेक्शन में आपकी इंटरनल चॉइस आपको दिखने के लिए मिल जाएगी, राइट। वन ऑफ द अल्टरनेटिव हैज टू बी अटेम्प्ट इन सच क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दे उसमें से कहा आपको इसमें से या तो ये करना है या तो ये करना है, पूरे क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कुछ सेक्शन में ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। सेक्शन ए, select and write the most appropriate option out of the 4 options given for each of the questions 1 to 20. There is no negative mark for the incorrect response, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से किसी एक पर आपको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट इज when 2 ml of sodium hydroxide solution, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने NaOH 2 ml, is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warm
और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने किसके साथ ऐड किया है, जिंक के साथ हमने इसको ऐड किया है। The reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation। कह रहे हैं ये रिएक्शन में आपको पहले तो पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ये ऑप्शन देखो ही मत, पहले अपना सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो बच्चों इसमें प्रोडक्ट बनेगा Na2ZnO2 प्लस बेटा जी इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। ये हमने रिएक्शन लिख ली। अब इस रिएक्शन को मैच करो किस ऑप्शन से ये मैच हो रही है, क्या फर्स्ट से, नो, ये तो फॉर्मूला ही गलत लिखा है। Na2ZnO2 राइट बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका बच्चों इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है, सोडियम जिंकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमारा NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा, और सोडियम जिंकेट का बेटा मेरा फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो आपको ये तो ऐसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिलेक्ट from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। क्या कह रहे हैं, इसमें से हमको एक रिएक्शन सिलेक्ट करनी है। ये सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और हमको वो रिएक्शन को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपका सोर्स ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। यानी कि आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनमें से कौन सी है आपको वो बतानी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट टूट कर क्या बनाता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब जो टूट रहा है वो या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपका ब्रेकिंग डाउन हो रहा होता है, या तो आपका बच्चों किसकी वजह से हो रहा होता है, लाइट की वजह से हो रहा होता है, हीट की वजह से हो रहा होता है। तो इसमें से लाइट वाला कौन सा है आपको वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसमें हम वाटर जो आपका टूटता है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये हीट से टूटता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन इज द करेक्ट आंसर AgBr, जिसे हम सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं या फिर लाइट में रखते हैं तो हमें Ag+Br2 मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लाइट में रखते हैं तो वो इस तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में जाकर टूट जाएगा। नेक्स्ट पर आइए, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं उन मेटल और नॉन मेटल के नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। देखो बेटा जी, मेटल्स जनरली आपने पढ़ा है रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल जो आपका लिक्विड होता था उसका नाम क्या था, उसका नाम था मर्क्यूरी। और नॉन मेटल जो आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। तो देखिए मर्क्यूरी और ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर द लिक्विड मेटल एंड नॉन मेटल। मर्क्यूरी इज अ मेटल एंड बच्चों ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, और दे बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पूछा गया है, कुछ बातें लिखी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें आपकी ठीक है। देखिए, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जरूरी नहीं है। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, यस। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नो। हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट सेकेंड और स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट है अबाउट कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट।
नेक्स्ट आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड्स आपके दे रखे हैं, ओके। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। कह रहे हैं इनमें से कौन से कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होगा वो हमको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। किसमें देखने के लिए मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट में हमको देखने के लिए मिलेगा। आगे आ जाइए, oxidizers of aluminium and zinc are। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक are, देखो आपने पढ़ा है कि कुछ ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, आपके एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बच्चों वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और जो आपके बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो आपके एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जिंक जो है, जिंक का ऑक्साइड वो एल्यूमिनियम वो आपका एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपका एसिड्स के साथ भी आपका रिएक्ट कर लेता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? रिएक्ट विद बोथ acids as well as bases, right। आगे आ जाते हैं, MnO2 HCl MnCl2 plus H2OCl। ये रिएक्शन जब हमने कल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है बच्चों, उसमें भी ये रिएक्शन पूछी गई थी, यानी कि लगातार 2 बार तो हम ही ने देख ली। तो देखा, आपको पता चल रहा है ना तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि 2 साल से लगातार पूछी जा रही है ये रिएक्शन। द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज, कह रहे हैं ये जो ऊपर रिएक्शन दी गई है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है? MnO is oxidized, MnO ऑक्सीडाइज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन बेटा वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा होता है या हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा होता है। तो यहाँ MnO के पास ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? MnO से ऑक्सीजन जा और रहा है हाइड्रोजन के पास, है ना, वाटर के पास, राइट। तो इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? HCl is oxidized, HCl तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। MnO is reduced, क्या सिर्फ MnO रिड्यूस हो रहा है? क्या सिर्फ HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है? नहीं, ये रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए है क्योंकि MnO रिड्यूस हो रहा है। ये O M से छिनकर वाटर के पास जा रहा है और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये O इसके पास जा रहा है, मैंगनीज से ऑक्सीजन दूर जा रहा है, इसलिए मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। HCl के पास ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपके बच्चों कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसमें से पूछा गया है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। कह रहे हैं जो सेक्स होता है चाइल्ड का वो किससे पता चलता है कि उसने अपनी मदर से क्या लिया है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, मदर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसके लिए? सेक्स ऑफ अ अनबॉर्न बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, राइट। यस यस, आपका जो बेबी का सेक्स है वो डिटरमाइंड होता है कि फादर से आपका एक्स क्रोमोसोम आया है या वाई क्रोमोसोम आया है, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है, वाई होता ही नहीं है, राइट। तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल कि जो चाइल्ड होगा ना वो क्या इनहेरिट करेगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि मेल चाइल्ड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हैविंग अ फीमेल चाइल्ड। नो, the sex of a child is determined at time of fertilization when male and female gametes fuse to form a zygote, right। क्या कह रहे हैं कि किसी भी बेबी का जो सेक्स होता है वो कब डिटरमाइंड होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पर डिटरमाइन होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तभी डिसाइड होता है कि मेल गैमीट दैट इज स्पर्म उससे एक्स आएगा या वाई आएगा।
राइट। उसी तरीके से फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, उसके पास तो XX होता ही है, और अगर फीमेल से X आ जाता है, फीमेल का XX मिलकर फीमेल बना लेते हैं, और मेल से Y आ जाता है और फीमेल से भी Y X, तो XY मिलकर बॉय बना लेते हैं। तो यानी कि आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा मेल के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि जो चाइल्ड होगा वो आपका गर्ल होगा या बॉय होगा। देखो बेटा वैसे तो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, मेल के हाथ में थोड़ी है ना कि वो अपने स्पर्म से बोले कि जाओ भाई वाई क्रोमोसोम को लेकर जाओ, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम्स कैरी इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस, क्रोमोसोम का ये काम ही होता है। देखो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल इस तरीके से आपका कंडेंस हो जाता है डीएनए के फॉर्म में। हमको पहले तो ऐसा होता है ना, इसी से हमको डीएनए मिलता है, इस डीएनए के ऊपर क्या होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो क्रोमोसोम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करा रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, नहीं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ अ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, राइट, करेक्ट। तो करेक्ट इसमें जो आपके बेटा ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलें, in a nerve cell the site where the electrical impulse is converted into a chemical signal is known as। आपने नर्व सेल पढ़ा है, नर्व सेल का क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने का। नर्व सेल के कई पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट होता है, एक्सोन होता है, सेल बॉडी होता है, सेल एंडिंग होता है, सिनेप्टिक नॉब होता है, राइट। इतने सारे पार्ट होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो कहाँ पर कन्वर्ट होते हैं। तो बच्चों जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो आपके कन्वर्ट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। कहां पर कन्वर्ट होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ये वो जगह होती है जहां पर आपकी दो, ये जो जगह है बच्चों ये आपके दो नर्व सेल के बीच की जगह होती है, ठीक है। इस तरीके से नर्व सेल होते हैं, है ना। आर्ट गंदी है मेरी तो उस पर माइंड मत करना तुम लोग, है ना। ये एंडिंग होती है, इस तरीके से साइनेप्टिक नॉब होते हैं, फिर यहीं से दूसरा वो शुरू हो जाता है ना, इस तरीके से मान लो। तो ये वाला दोनों के बीच का जो गैप होता है ये है ना, ये अच्छा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये तो वो होता है साइनेप्स होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है बच्चों मसल्स, जब आपका नर्व सेल किससे जुड़ा हुआ हो, मसल से जुड़ा हुआ हो, उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, पहले तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक नर्व सेल ऐसा भी तो होगा ना जो मसल से जुड़ा हुआ होगा, उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन, आपको पता है स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ सरफेस पर देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर क्या होता है गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। अब वो स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते रहते हैं, और किसकी हेल्प से होते हैं, गार्ड सेल की हेल्प से होते हैं। तो कब क्लोज होते हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तो फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस को, तब बंद क्यों होंगे भाई, तब तो खुलेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में से पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में क्या होता है बेटा जी, आपका पानी अंदर चला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। दैट इज सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। जब वाटर आपके गार्ड सेल में से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen। क्या कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के कितने डिस्टेंस पर रखें कि जो इमेज मिले वो हमें बिल्कुल सेम साइज की मिले। तो हमको कहां पर रखना है,
एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर हम फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो हमें उसकी इमेज मिलेगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो हमको सेम साइज की मिलेगी। The lens system of a human eye forms an image on a light sensitive screen which is called as, देखिए ह्यूमन आई में कहां पर इमेज बनती है, मैम ने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है कि इमेज कहां बनती है, रेटिना पर बनती है। कहां बनती है, रेटिना पर। यहाँ पर तो मैक्सिमम क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, राइट। सेलरी मसल्स क्या करती हैं, कर्वेचर को मेंटेन करती हैं, कर्वेचर को मेंटेन करती हैं आई लेंस के, राइट। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं, राइट बच्चों। बात समझे या नहीं समझे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर इमेज बनती है। उसके बाद आ जाए द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कैसा होता है, कुछ ऐसा 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 पढ़ा है आप लोगों ने। सोलेनॉइड कह रहे हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो भाई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कुछ हमको देखने के लिए मिलती है, पैरेलल लाइंस जैसा हमको देखने के लिए मिलता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनके नहीं तो इनके जैसे आएंगे, मगर आएगा यहीं से, ठीक है। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। कह रहे हैं हमें उस फूड चेन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें सेकंड ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो तो मिसिंग ही है, ठीक है। पहले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फर्स्ट, राइट, उसमें सेकंड आपका मिसिंग है, तो कौन सा है, ग्रास, गोट, लॉयन, नहीं करेक्ट है। ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, करेक्ट है ये वाला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यहाँ पर आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका मिसिंग है। टाइगर है, ग्रास है, स्नेक है, फ्रॉग है, राइट। In which of the following organism multiple fission means of a asexual reproduction। कह रहे हैं इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीपल फिजन है वो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यीस्ट में नहीं, यीस्ट में नहीं, लेशमीनिया में नहीं, बाइनरी फिजन होता है लेशमीनिया में, तो पैरामीशियम, राइट। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नो, प्लाज्मोडियम में तो आपका क्या देखने के लिए मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 17 to 20 two statements are given, one labeled as assertion and other labeled as reason। ये assertion reason आ गए बेटा। select the correct answer to the question from the codes A B C D। देखो ऑप्शंस अब यही रहने वाले हैं, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट का रीजन दिया होगा, आपको बताना है कि वो जो आपका असर्जन है वो करेक्ट है, रीजन आपका करेक्ट है या नहीं है, और जो असर्जन दिया है वो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। यही चारों आपकी ऑप्शंस हैं, ठीक है। आइए क्या लिखा हुआ है, असर्जन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। रीजन, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्जन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन का। यानी कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब रिएक्ट करेगा जिंक नाइट्रिक एसिड से। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन गैस को और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो पीछे ऑप्शन दिए गए थे इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। बात समझे या नहीं समझे,
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। क्या कह रहे हैं, accumulation of a chemical, chemicals का accumulation सबसे ज्यादा होता है उन ऑर्गेनिज्म में जो हायर ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं। क्यों? harmful chemicals are spread on the crops to produce them from the disease and pest, to protect them from the, क्या कह रहे हैं, आपके जो हायर ट्रॉपिक वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में केमिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। उसका रीजन बोला है क्योंकि केमिकल्स को हम लोग स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पर ताकि उनपे वो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें अलग अलग बीमारियों से और पेस्ट से। देखो रीजन आपका असर्जन भी सही है, आपका रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है ना असर्जन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपके जो ट्रॉपिक लेवल, आपकी जो हायर ट्रॉपिक लेवल होती है उसमें केमिकल्स इसलिए ज्यादा नहीं होते कि हमने केमिकल्स को क्रॉप पर डाला है ताकि क्रॉप खराब ना हो जाए, क्रॉप को हम प्रोटेक्ट कर सके, ये रीजन नहीं है इसका। ठीक है, सही दोनों स्टेटमेंट है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्जन का। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बोथ रीजन एंड असर्जन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्जन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहे हैं, जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो एक्वाटिक एनिमल में बहुत ज्यादा फास्टर होता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रीजन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। बिल्कुल गलत। यहाँ पर बेटा आपका असर्जन तो ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्यों? क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होता है, तो रीजन गलत लिखा हुआ है, रीजन इसमें तो हाई और लिखा हुआ है, तो असर्जन ठीक है, रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट इन द सनलाइट। बिल्कुल सही बात है, रेनबो क्या होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन इट। नहीं, इसलिए थोड़ी प्रोड्यूस होता है, रेनबो को तो हमने अच्छे से सीखा है। तो यहाँ पर भी आपका असर्जन ठीक है लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जिसमें लिखा है असर्जन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। हम लोग बच्चों सेक्शन बी पर आ गए हैं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर। हमको वो केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। हमको इसका आंसर देना है और बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। देखो ये रिएक्शन लिखना साथ साथ में जो रिएक्शन में हुआ है उसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी आपको लिखना है। ठीक है, मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखा दी है। ये आपकी पहली बात, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन क्या होगी, आपका जो क्विकलाइम है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बुलाते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेगलाइम का फॉर्मेशन कर देगा और हीट आपकी रिलीज हो जाएगी। इससे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो CaCO3 देखने के लिए मिलेगा, और अगर एक्सेस में पास करा देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। पहले ये मिल्की होगा फिर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, है ना। इतनी चीज इसमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेट वन रोल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कुछ चीजें लिखी हुई है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, इन सभी में सभी का एक एक रोल बताना है डाइजेशन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा हमारे स्टमक में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है हमारे खाने को डिसइंफेक्ट करना। दूसरा, पेप्सिन नाम की एक एंजाइम होती है उसको एक्टिवेट करना। ये दोनों काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं। विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का ताकि एब्जॉर्प्शन जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। एनाल स्पिंक्टर एग्जिस्ट ऑफ अ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनस इज रेगुलेटेड। यहाँ से क्या होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट होता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो कि किसको ब्रेक डाउन करती है, इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, फैट्स को किसमें कन्वर्ट करती है, आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। याद रखना ये डायरेक्ट फैट्स को नहीं तोड़ती है, ये इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ती है। जो फैट पहले से एक बार टूट चुके हैं, इमल्सिफिकेशन हो चुका है, उन्हें लाइपेज तोड़ती है।
ठीक है, आगे आ जाइए। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट। क्या कह रहे हैं, सेंसिटिव प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से अलग है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लांट। सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट क्यों होता है, जब हम उसको टच करते हैं, छुई मुई का प्लांट देखा है, मिमोसा पोडिका, टच मी नॉट, उसमें क्या होता है, उसको हम टच कर देते हैं वो मुड़ जाता है। तो यहाँ पे वो किसकी वजह से मुड़ा, टच की वजह से मुड़ा। तो स्टिमुलस क्या है, टच है। वही अगर हम डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लांट देखें तो कौन डाउनवर्ड मूव करता है, रूट्स डाउनवर्ड मूव करती है। किस वजह से करती है, ग्रेविटी की वजह से करती है। यहाँ पर जब हम सेंसिटिव प्लांट को टच करते हैं तो कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, बिकॉज ये आपका एक नास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ नहीं होती है, नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, ग्रोथ इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। यहाँ पर जब रूट्स जो है ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है तब उन रूट्स की ग्रोथ भी होती है, बिकॉज इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। नो डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होता है। ये आपका मूवमेंट जो होता है सेंसिटिव प्लांट का, ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ये वाला मूवमेंट जो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स, ये आपका क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। रूट्स को कभी ऊपर बढ़ते हुए देखा है क्या, नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन का बी है, ठीक है, बी पार्ट है आपका। कई सारे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसके दो पार्ट है। देयर इज अ हार्मोन इन which regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in our body। कह रहे हैं हमारे पास एक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का मेटाबॉलिज्म देखता है। हाँ जी, नेम दी हार्मोन, हार्मोन कौन सा है ये बताना है, तो थायरोक्सिन हार्मोन है। कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन अवर डाइट। हमारे लिए ये क्यों जरूरी है कि हम आयोडाइज सॉल्ट लें, हमारे नमक में आयोडीन होना। वो ऐड देखा है, तुम्हारे नमक में आयोडीन है, फिर वो चेक करते हैं, है ना। तो क्यों जरूरी है नमक में सही मात्रा में आयोडीन लेना। देखो बच्चों, जब हम आयोडीन लेते हैं तब हमारी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाती है। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बनाएगी, यानी कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, यही बात लिखी हुई है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हार्मोन इन अवर डाइट कॉज गोइटर। और अगर हम नहीं लेते हैं ढंग से तो हमको एक बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से, जिसको हम गोइटर बुलाते हैं, जिसमें हमारी जो नेक होती है बच्चों वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है। तो नमक तो तुमको लेना ही है, ठीक है, सही मात्रा में आयोडीन, टाटा नमक, ठीक है। आ जाओ, न्यूमेरिकल आ गया हमारा, इजी सा है एकदम, फुद्दू सा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पे, तो आपका ये यू दिया है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, जरूरी है। फोकल लेंथ भी 15 सेंटीमीटर दी रखी है, बहुत बढ़िया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द फॉर्म बाय द मिरर। इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, वी फाइंड करनी है, और यू हम नेगेटिव लेते हैं जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव एक्सिस पर होता है। आ जाओ, मिरर फॉर्मूला लिख दिया, 1/f अपॉन इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u 1/f, इसको बस रीशफल किया, ठीक है। 1/f 1/15 इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/-10। फिर हमने क्या किया, v को उधर ले गए, 15 इधर आ गया, 1/b इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, जो माइनस का था। उसके बाद आ जाइए, v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, आंसर प्लस आ जाएगा। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन हमको बता रहा है कि जो इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है। अगर नेगेटिव आता तो समझ आ जाता है इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिरर का जो फ्रंट होता है वो नेगेटिव एक्सिस पर होता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस टू 6 2 so that the combination of resistance of 9 ohm also justify your answer। देखो क्या कह रहे हैं, when 2 6 ohm resistor are connected in parallel and third resistor of 6 ohm is connected in series, combination of this then equivalent to be इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 9। कह रहे हैं हम किस तरीके से इन रेजिस्टर्स को हम क्या करें, आपका कनेक्ट करें कि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए
वो 9 ओम आ जाए। तो हमने क्या किया, दो रेजिस्टर्स को हमने पैरेलली अरेंज कर दिया, दो रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में अरेंज कर दिया, तो आंसर आ गया। ये लो भैया, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? देखो क्या लिखा हुआ है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो जगह हमको क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, ठीक है। अगर मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि वहां पर दो दो डायरेक्शन है, which is not possible, ठीक है। if they intersect at the point of intersection there would be a two direction of magnetic field or compass needle would point out towards the direction which is not possible, यानी कि दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, which is not possible, इसलिए कभी भी लाइंस क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। how is a uniform magnetic field in a given region represented, draw a डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है हमको दिखाओ और डायग्राम को ड्रॉ करो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। किस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से पैरेलल लाइन से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकते हैं। आगे आ जाइए बच्चों, सेक्शन सी पर आ गए हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन in which following have takes place। हमारे ये कुछ दिए हुए हैं, कुछ बातें लिखी हुई हैं, हमको उसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बस एक, बहुत सारी पढ़ी है हमने, एक तो हम आराम से लिख देंगे। चेंज इन कलर, हमें ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखनी है जहां पर कलर चेंज हुआ हो। तो पहली ही शायद या पहली या दूसरी रिएक्शन है ये हमारी बुक की, जिसमें हमारा आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से और उसका कलर जो है वो ब्लू से कुछ कुछ ग्रीन हो जाता है, और भैया आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, जब आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन आयरन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, इस वजह से ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। अब ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है और कॉपर अकेला रह जाता है। तो इस रिएक्शन में कलर चेंज हुआ, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, बाद में आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का बन गया। तो चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है ये या नहीं है? बिल्कुल है मैडम। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर, वो रिएक्शन लिखनी है जहां पर टेम्परेचर बदल गया, जज्बात बदल गए। आओ भैया देखते हैं क्या हुआ। NaOH, sodium hydroxide, which is a base, highly reactive base, and HCl, which is a highly reactive acid, when reacts it forms a NaCl, नमक बना दिया भाई, वाटर बना दिया और हीट निकल गई। और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो हमने देखा अब बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर तो बदलेगा ही ना बेटा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हमको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए। ये देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये रही आपकी PbNO2, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये आपकी क्या है, इसमें एक आपका फॉर्मेशन होगा किसका, आपका प्रेसिपिटेट येलो कलर का दिखेगा, आपका पोटेशियम लेड आयोडाइड का, ठीक है, लेड आयोडाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज इतना। एक टोमेटो जूस है, उसका पीएच 4.6 है। हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसा होगा। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, आंसर दो भैया और जस्टिफाई भी करो, रीजन दो। द टेस्ट ऑफ द टोमेटो विल बी स्लाइटली सार, इसका टेस्ट जो होगा थोड़ा सा खट्टा होगा। मैम क्यों होगा खट्टा, आपको कैसे पता, आपने टेस्ट किया है? नहीं बेटा मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट वो लोग कह रहे हैं ना 4.6 यानी कि एसिडिक, एसिडिक यानी कि खट्टा। हमने ये चीज पढ़ रखा है कि अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में आ रहा है दैट मींस इट इज एसिड, और एसिड्स हमारे सार होते हैं। अगर 7 आ रहा है दैट मींस न्यूट्रल, और अगर 7 से ज्यादा आ रहा है तो बेस, बेस हमारे कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। The pH 4.6 indicate that tomato juice is an acid and acids are sour in taste, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है,
हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वा सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में। और आपको पता है एसिड बेस की वीकनेस हमें किससे पता चलती है, H प्लस आयंस या OH नेगेटिव आयन से पता चलती है। अगर कोई एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट मीन्स वो वाटर में डिसॉल्व होने पर बहुत जल्दी H प्लस आयन दे रहा है, और कोई बेस अगर वीक बेस है दैट मीन्स वो वाटर में डिसॉल्व होने पर इजीली OH नेगेटिव आयंस नहीं दे रहा है। ये देखिए आपका यही आंसर लिखा हुआ है। एसिड्स दैट गिव मोर H प्लस आयंस एंड OH3 negative ions are strong acid and bases that give less OH ions are weak base। वही सेम बात लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, the acid rain can make the survival of aquatic animal difficult। how कह रहे हैं जो एसिड रेन होती है उस वजह से जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। रीजन पूछ रहे हैं क्यों। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिविंग एनिमल्स कैन सर्वाइव विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 0 to 7 to 8। जो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइवल का एक पीएच होता है कि वो इतने पीएच पर सर्वाइव कर सकते हैं। 7 से 0 से लेके 7 से 8 पीएच तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। So if the pH of river water became slow due to the acid rain, then survival of aquatic animals became difficult। अब अगर acid rain होगी तो उसका pH बदलेगा, pH कम होता जाएगा। अब pH कम हो जाएगा तो उस एरिया में जो आपके एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, why is respiratory pigment needed in multicellular organism with large body size। क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चाहिए होता है वो हमको ज्यादा चाहिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द लार्ज बॉडी साइज। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ओके, कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको क्या देना है, उनके रीजंस देने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखा था, उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं थ्रोट में, तो उनका रोल क्या होता है हमको वो बताना है। नेक्स्ट देखिए, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स में हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर पाया जाता है। नेक्स्ट, द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिप्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। ओके, कह रहे हैं जब हम ब्रीथ इन करते हैं, इनहलेशन करते हैं, तब हमारा जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटन हो जाता है और रिप्स हमारे ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन अ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी एल्वियोलाई होती है जो कि ब्रोंकाई के बाद देखने के लिए मिलती है, उसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अब इन सब का रीजन बता दो जल्दी जल्दी। देखो क्या लिखा हुआ है, diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all the parts of the body। तो हमको क्यों चाहिए होता है पिगमेंट, क्योंकि भाई हम इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है ना कि आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा होगा और हमारे में ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। नहीं, we are multicellular organism, we have different kinds of system, we have a particular organ to perform a particular function। तो हमारी बॉडी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंपल डिफ्यूजन से ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। जो इसके लिए हमको क्या होता है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ट्रेकिया में आपका थ्रोट में आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि जो एयर पैसेज है वो हमारा कोलैप्स ना करे। राइट, there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। आपका रेजिडुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्यों पाया जाता है लंग में, क्योंकि भाई जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उस समय में हमारे लंग्स के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेस्ट कैविटी बिकेम लार्जर। हमारा डायफ्राम फ्लैटन और रिप्स जो होती हैं वो अपवर्ड क्यों हो जाती है इनहेलेशन के दौरान, क्योंकि जो चेस्ट कैविटी है हमारी वो लार्ज हो जाती है, क्योंकि चेस्ट कैविटी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आ जाती है। राइट, वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एल्वियोलाई के पास बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स क्यों देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है जो
आपका एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो एल्व्यूलाई में हो रहा है, राइट। आपका कुछ इस तरीके का ये ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होती हैं, राइट। इस तरीके से ब्रोंकियोल्स देखने के लिए मिलती हैं, राइट। उसके बाद इस तरीके से आपके लंग्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपका कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्व्यूलाई बुलाते हैं। इन्हीं एल्व्यूलाई से बहुत सारी ब्लड वेजल्स अटैच्ड होती हैं। इन ब्लड वेजल्स का क्या काम होता है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसमें से ऑक्सीजन लंग्स को दोबारा दे दें, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दोबारा दे दें, और ऑक्सीजन जो लंग्स में है वो दोबारा से उस ब्लड में चली जाए फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे चलें, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट शो दैट द पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। हमको देखो बेटा, आपको पहले तो ये बताना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। हमने बहुत सारे अलग अलग एक्शन पढ़े हैं, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, उसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रिफ्लेक्स एक्शन ही है। ठीक है, हमको पहले ये समझाना है। फिर एक आपको एग्जाम्पल भी दिया है, स्नीजिंग, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो इसमें किस तरीके से हो रहा है, पाथवे क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का, हमको वो बताना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक वो एक्शन होता है जो बहुत सडन होता है, क्विक होता है, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, राइट। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन spontaneous and immediate action in response to the environment and stimulus। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में हम इतना सडन एक्शन करते हैं, इन्वायरमेंट, कोई स्टिमुलाई होगा। एग्जांपल दिया गया है स्नीजिंग, राइट। देखिए अब इसके बाद इसका हमको पाथवे भी बताना है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन जाती है और कैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। तो जब हमको भाई छींक आती है तो क्या होता है, हमारे नोज के रिसेप्टर्स को पता लगता है, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को कहाँ देते हैं, ये रिसेप्टर्स इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है कि भाई इसको छींक आने वाली है। फिर ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड को जाके बोलेगी कि क्या करना है बताओ, इसको छींक आने वाली है। रिसेप्टर से पता चला। अब स्पाइनल कॉर्ड जो भी ऑर्डर होगा कि करना क्या है, एक्शन क्या होगा, वो रिले न्यूरॉन को बताएगा। रिले न्यूरॉन से मोटोर न्यूरॉन को पता चलेगा। मोटोर न्यूरॉन से इफेक्टर सेल्स, आपकी नोज की मसल्स को पता चल जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर क्या दिया है, करना क्या है, और उसके बाद ही एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पाथवे होता है और कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल आ सकता है आपका। आगे आ जाइए। हाँ जी, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, ये एक डायग्राम दिया गया है, देख के पहचान गए होगा, हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होगे इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक है, नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन रिप्रेजेंट इन द डायग्राम। तो डिफेक्ट क्या है हमारा, डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, लिस्ट द टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, कॉजेज भी लिखने हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ द विजन इज करेक्टेड। हमको बताना भी है कि ये सही कैसे होगा। ठीक है, आ जाइए। डिफेक्ट तो हम समझ गए देखकर कि हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, ये क्या है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया है और फार साइटेडनेस भी जिसे हम बुलाते हैं। रीजन क्या है, रीजन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही थी। नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है पर्सन का वो आपका क्या हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से पर्सन को क्या होता है, इजीली दिखाई नहीं देता है। पास के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, दूर के तो वो इजीली देख लेता है। ठीक है, रीजन क्या है इसका, कॉज क्या है हाइपरमेट्रोपिया का, फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लॉन्ग, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। इसको सही कैसे कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो जो इतने रेटिना के पीछे जाकर आपके मीट हो रही है उनको वो एक पॉइंट पर लाकर कन्वर्ज कर देता है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है,
Name and state the rule to determine the direction of a magnetic field produced around the current carrying straight conductor. ओके, हमको क्या करना है, हमको डिटरमाइन करनी है डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि कहां पर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड है। तो इसके लिए तो हमने एक रूल पढ़ रखा है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, जिसमें क्या होता है, if the wire carrying a current is held in a right hand such that the thumb point out towards the direction of the current, अगर वो वायर जिसके अराउंड करंट है उसको हम हमारे राइट हैंड में लेते हैं तो जो थंब है बेटा जी वो क्या बताएगा, हमारे करंट का डायरेक्शन बताएगा। देन द फिंगर रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, और फिंगर्स क्या बताएंगी, फील्ड जो रैप फिंगर है वो आपकी फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएंगी। उसके बाद बस ये दो चीजें तो हमको पूछनी थी, ठीक है, मतलब कि हमको क्या करना है, कंडक्टर को राइट हैंड में लेना है, तो थंब आपका करंट बताएगा और जो आपकी ये फिंगर्स जो रैप हो रखी हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू। ओके, अब यहाँ पर हमको फोर्स का पता लगाना है जो कि कहां पर रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेच द थंब, फॉर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इसमें हमको थंब को स्ट्रेच करना है, फॉर फिंगर और मिडल फिंगर इन तीनों को हमको स्ट्रेच करना है। कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रेच होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये दोनों, ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, इस बात का हमें ध्यान देना है। सच दैट द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी, सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर आपकी करंट का डायरेक्शन बताएगी, देन द थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, थंब क्या बताएगा, आपका फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। आगे चले, ओके, प्लांट डीएल लाइन, ओके, ये चेन दे रखी है आपकी, इन द गिवन फूड चेन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड लेवल ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहे हैं, एक फूड चेन दे रखी है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दें, इस फूड चेन में से हटा दें, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। Will the impact be the same for the organism of third tropic level in the above food chain if they were present in the food web? Okay, justify. आ जाइए करते हैं क्या लिखा हुआ है, the number of plants organisms of first tropic level will be increased, number of lions organism of third tropic level will be decreased। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा भाई, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है वो कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है वो तो सेकेंड को ही खाता है, और सेकेंड खत्म हो जाएगा तो थर्ड खाएगा क्या, थर्ड का खाना खत्म, राइट। तो इससे होगा क्या, थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और फर्स्ट वाली बढ़ती रहेगी, क्योंकि फर्स्ट को खाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो मेरी, एज द ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट लेवल विल find alternative food and will not starve to death, food web is more stable where other animals prey may be available। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, उनको एक तरीका है कि वो अल्टरनेटिव आपका कोई तरीका ढूंढ लें अपने फूड का, राइट। हम लोग बच्चों कहाँ आ गए हैं, सेक्शन डी पर आ गए। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, तो आइए जरा पढ़ते हैं क्या होती है। अ सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। क्या कह रहे हैं, एक सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड की जहां पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, सेम फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिलता है। सीरीज ऑफ अ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की वो सेम होती हैं, राइट। अगर एल्डिहाइड का ग्रुप है तो एल्डिहाइड वाले की सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, कीटोन का ग्रुप है तो कीटोन की प्रॉपर्टी सबकी सेम होंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, why is the melting and boiling point of C2H2 okay is higher than the
देन दैट ऑफ द CH और C2H4। ओके, पूछ रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है इससे। देखिए, बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, जैसे जैसे आपका मोलिकुलर फॉर्मूला बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका क्या पड़ेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन in a chemical properties of a homologous series of a compound। ओके, क्या पूछ रहे हैं, हमको homologous series of a compound में कोई भी gradation देखने के लिए क्यों नहीं मिलती है। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, because chemical property of organic compounds are slowly determined by their functional group which remains same in the homologous series। क्योंकि भाई जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो किससे डिटरमाइन होती हैं, वो फंक्शनल ग्रुप से डिटरमाइन होती हैं। ठीक है, write the name and structure of aldehyde ketone with molecular form of C2H2। ओके, हमको क्या लिखना है, एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप लिखना है। ओके, एल्डिहाइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये आपका दिया गया है प्रोपेनल। एल्डिहाइड के लास्ट में क्या आता है, Al आता है, राइट। ये बात हमने डिटेल में पढ़ रखी है। कीटोन में क्या आ जाता है, ONe1 आ जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर भी दे रखा है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेम 3 टेक्निक डिवाइसेस यूज्ड बाय द सॉरी used by the human females to avoid the pregnancy। mention the side effect caused by each। ठीक है, हमको क्या लिखना है, 3 डिवाइसेस या टेक्निक लिखनी है जो ह्यूमन फीमेल्स यूज करती हैं टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी। हमने बहुत सारी पढ़ रखी है, कोई भी 3 के नाम लिख देना भाई। आ जाओ, केमिकल मेथड की अगर हम बात करें तो पिल्स आती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की पिल्स देखने के लिए मिलती हैं। मेंशन दी साइड इफेक्ट्स कॉज्ड बाय ईच। अब नॉर्मल सी बात है, हम किसी नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट तो होंगे, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। साइड इफेक्ट्स, चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। फीमेल की बॉडी में जो हार्मोनल बैलेंस है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ओके बच्चों, what will happens if in a human female fertilization takes place and egg is not fertilized। क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कुछ नहीं, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट आगे चल के डेवलप करेगा और वो एम्ब्रियो में बनेगा, एम्ब्रियो से फिटस बनेगा और पूरा ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो एग बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बस fertilized egg zygotes get implanted in the lining of the uterus and start dividing। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। इफ द फर्टिलाइजेशन, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, द थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक, तो आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, और वजाइना के थ्रू वो एग जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। Draw a diagram showing the spore formation in rhizopus and label the reproductive and non-reproductive part। हमको rhizopus का डायग्राम बनाना है और उसमें reproductive और non-reproductive parts लिखने हैं। Why does rhizopus not multiply on dry slice of a bread? Okay, पहले ये देख लेते हैं। reproductive part क्या होता है, sporangia होता है। non-reproductive part क्या होता है, इसमें hyphae होता है। ठीक है, ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड पर ये क्यों आपका प्रोड्यूस नहीं करता, ड्राई स्लाइस ऑफ एग डज नॉट प्रोवाइड अ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। ड्राई स्लाइस ऑफ एग जो ब्रेड होता है बेटा जी, वो आपका मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, हमको ये समझाना है। बडिंग, हाइड्रा में क्या देखने के लिए मिलती है, बडिंग देखने के लिए मिलती है। Hydra uses a regenerative cells for the production a bud develop as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site and develop into a tiny individual। One maturation these buds detach from the parents and became a new individual। हाइड्रा में बडिंग होता है, बडिंग में क्या होता है, एक बड बन जाता है, वो बड डिवाइड करता है, उसके पार्ट्स बनते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है वो बॉडी से डिटैच हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम लोग सेक्शन ई पर आ गए हैं बेटा जी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका एक ये केस बेस्ड है। ठीक है, आपका इसमें एक केस लिखा हुआ है, द मेटल प्रोड्यूसेस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर। जो रिडक्शन प्रोसेस से मेटल प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं होते, दे कंटेन इम्प्योरिटीज, उनके पास इम्प्योरिटीज देखने के लिए मिलती है।
which must be removed, जिसको हमको रिमूव करना होता है. The widely used method for refining impure metal is electrolyte. जो हम लोग वाइडली यूज्ड मेथड है जिसमें हम आपके मेटल को रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं, वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट डिफाइनिंग है. ठीक है, अब ये पैराग्राफ दिया था, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे. देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड ऑफ इन द रिफाइनिंग ऑफ अ कॉपर बाय दिस प्रोसेस. ठीक है, नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फार्मूला. सॉल्यूशन कौन सा यूज हुआ है और उसका फार्मूला क्या होता है ये लिखना है. कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोसेल. ठीक है, कॉपर कैसे रिफाइन होता है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, वो लिखना है. कैथोड पर प्योर कॉपर मिलती है, एनोड पर इम्प्योर कॉपर मिलती है. एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का नाम है CuSO4. प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. प्योर कॉपर आपकी डिसॉल्व होती है एनोड पर इलेक्ट्रोलाइट में, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. और आपका प्योर मेटल उतना ही कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है. ये रिएक्शन लिखी हुई है आपकी. नेक्स्ट आपका मेंडल ने जो आपका एक्सपेरिमेंट किया था उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. व्हेन मेंडल क्रॉस्ड अ पी प्लांट विद प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट characteristics to produce F1 progeny, which two observation were made him by F1 generation. F1 generation में मेंडल ने क्या देखा था आपको वो बताना है. तो देखिए, इन F1 generation all plant tall, no short plant were object. सभी प्लांट कैसे थे? आपके टॉल थे, कोई भी शॉर्ट नहीं था. ये मेंडल ने देखा था जब मेंडल ने प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को आपस में क्रॉस करवाया था. राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट. डोमिनेंट रेसेसिव ट्रेट के बीच में एक डिफरेंस दिखना है. सिंगल कॉपी ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट इज इनफ टू गेट द एक्सप्रेस एंड ऑलवेज एक्सप्रेस. सिंगल कॉपी बनती है. ठीक है, ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन प्रेजेंट इन पेयर. और ये कब पेयर होगा? ये कब रिप्रेजेंट होगा? जब पेयर्स में प्रेजेंट होगा. और इसकी अगर सिंगल कॉपी भी होगी ना तो भी ये रिप्रेजेंट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इन अ क्रॉस विद टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. अगर हम इन दोनों का हम क्रॉस करते हैं, मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F1 जनरेशन. मेंडल को 4 तरीके के कॉम्बिनेशन मिले थे इन F1 जनरेशन. By which method Mendel did the obtain F1 generation? Write the ratio and pentantal combination. Okay, ratio लिखना है. सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फिंग ऑफ F1. ठीक है, रेशियो क्या देखने के लिए मिला था? 9:1 देखने के लिए मिला था. कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे, 2023 का हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है. होप सो आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. जय हिंद.